अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी मोहलिक वायरस की। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस ने मीठी ईद की खुशियों को फीका कर दिया। अब न चांद रात को मीना बाजार सजेंगे, न ही ईद पर कोई सयाहती मकाम खुलेगा। NCOC ने कुछ इसी तरह के बड़े फैसले किए हैं। घर रहिए, महफूज रहिए पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। 5 से 20 मई तक बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें भी महदूद कर दी जाएंगी। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। 10 से 15 मई तक ईद की छुट्टियां होंगी, लेकिन ये छुट्टियां घर पर गुजारना पड़ेंगी। ईद उल फितर पर घर रहो महफूज रहो की हिकमत अमली के तहत NCOC ने 8 से 16 मई तक बैनुल सूबाई और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। ईद के लिए 70% मुसाफिरों के साथ इजाफी ट्रेनें 7 मई तक चलाई जाएंगी। रवां साल ईद पर चांद रात के बाजार नहीं सजेंगे, मेहंदी चूड़ियों के स्टॉल्स नहीं लगेंगे। NCOC इजलास में होने वाले फैसलों के मुताबिक तमाम मार्केट्स, तजारती मराकज और दुकानें बंद रहेंगी। अलबत्ता ग्रोसरी स्टोर्स, फार्मेसीज खुली रहेंगी। यौम अली शब कदर एतकाफ जुमतुल विदा के लिए गाइडलाइंस 1 मई को जारी की जाएंगी। ईद पर मरी, गलियात, सवात, कलाम, सी व्यू, बीचेस, शुमाली इलाकाजात और तमाम सियाती मकामात बंद होंगे। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के शहरी घरों को वापस जा सकेंगे। 5 से 20 मई तक बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें भी महदूद कर दी जाएंगी। NCOC के मुताबिक ईद के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना के फैलाव पर काबू न पाया गया तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा न होगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार किया। ये भी बताया कि लॉकडाउन से मुतालिक नोटिफिकेशन जाली है, लेकिन अगर केसेस की शरह 15% तक पहुंच गई तो फिर लॉकडाउन के सिवा कोई चारा न होगा। फवाद चौधरी ने PDM सरबराह पर भी तनकीद की। कहा, सियासी मुस्तकबिल से मायूस मौलाना गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान 1 महीना भी जंग नहीं लड़ सकता। मौलाना साहब को यही गलतफहमी तालिबान के बारे में भी थी, जब वो कहते थे कि ये इस्लामाबाद से इतने दूर रह गए हैं, इतने दूर रह गए हैं, और हमने उनका भी बड़ा भरपूर मुकाबला किया। अगर आप इतने मायूस हैं अपने सियासी मुस्तकबिल से, आप पाकिस्तान के फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की सलाहियतें हैं, उनको आप अंडरमाइन ना करें, उनको आप कम ना समझें। हमने आपके जो दोस्त हैं उनका पहले भी बड़ी भरपूर तरीके से उस दहशतगर्दी का मुकाबला किया तो आपके दोस्तों ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की। अब भी पाकिस्तान के दिफा की भरपूर सलाहियत रखते हैं। नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप से चल रहा है वो जाली है। लाहौर में तकरीबन जो शरह है आज वो 22.3% पर पहुंच गई। ओवरऑल शरह है वो तकरीबन 11.5% के ऊपर है। शरह बढ़कर 14% या 15% पे चली गई तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इसके अलावा कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। NCOC इस वक्त पूरी एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, इन सप्लाईज को बहाल रखना है। पूरा ऑपरेशनल प्लान जो है वो तैयार हो रहा है। दुआ ये है कि हम बच जाएं लॉकडाउन से, लेकिन अगर ये केसेस बढ़े तो हमारे पास और चारा नहीं। पंजाब में कोरोना का फैलाव काबू में नहीं आ रहा। सूबे में मजीद 103 अफराद जाँ बहक हुए। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ ने मुल्क की लॉकडाउन लगाने का मुतालबा किया। दानियाल उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब में कोरोना केसेस में कमी न आ सकी। 24 घंटे के दौरान 2674 केसेस सामने आए। 103 अफराद जान से गए। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 1302 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 34 अमवात हुई। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों के 94% ICUs मरीजों के जेर इस्तेमाल आ चुके हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा, ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में ऐसा ही रश रहा तो भारत जैसा हाल होगा। बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी शाहराहों और मार्केटों में जिस तरह से शॉपिंग हो रही है, जिस तरह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिस तरह से जम्मे गफीर है, पाकिस्तान को भी कोरोना खुदा ना खास्ता उसी शिद्दत से हिट कर सकता है जिस तरह कोरोना हिंदुस्तान में फैल गया है। तिब्बी अमले ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स तेजी से कोरोना का शिकार हो रहे हैं। पूरे मुल्क में कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन होना चाहिए। फिल फॉर यहाँ इस मुल्क के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन कर्फ्यू की नौयत का नाफिज किया जाए। तिब्बी अमले ने हुकूमत से मुतालबा किया कि DHQ और THQ अस्पतालों को भी कोरोना के लिए मुख्तस किया जाए। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।
और अब बात भारत की, जहां कोरोना केसेस और अमवात के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक दिन में 3,79,000 नए केसेस सामने आए हैं। 3,647 मरीजों की जान जा चुकी है। माहिरीन कहते हैं केसेस और अमवात की असल शरह इससे कहीं ज़्यादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की एंकर पर्सन से मुलाकात हुई। इस बैठक में खासी बातें सामने आई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बताया कि बशीर मेमन को जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कभी भी केसेस बनाने के बारे में नहीं कहा। ये भी कहा कि जहांगीर तरीन के मामले पर इंसाफ होगा। इससे पहले भी वज़ीर आज़म ये बात बता चुके हैं कि वो इस मामले को देखेंगे, लेकिन सब कुछ इंसाफ के मुताबिक होगा। मज़ीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, बताइए तो सही इस मुलाकात के बारे में, वज़ीर आज़म का क्या कहना था? देखें, आज इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बशीर मेमन के हवाले से जो बातें थी उस पर क्लैरिफिकेशन दी है और कहा है कि बशीर मेमन को फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कभी भी केसेस बनाने या तहकीकात का नहीं कहा। बशीर मेमन के इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद हैं। बशीर मेमन सिर्फ ओमनी ग्रुप की JIT में पेशरफ पर हमेशा ब्रीफ करते रहे हैं। साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि खातून अव्वल की तस्वीर के मामले में मरियम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का भी कभी नहीं कहा। बशीर मेमन को मरियम नवाज या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस का भी नहीं कहा। ये सारी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी है और तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। साथ साथ इस मुलाकात में ये भी कहा गया कि डॉक्टर रिजवान को हटाया नहीं बल्कि अबू बकर खुदाबख्श भी उनके साथ होंगे। जहांगीर तरीन के मामले में इंसाफ होगा, जबकि बशीर मेमन को इससे पहले कोई खास जानता भी नहीं था। जो भी मुलाकात हुई बशीर मेमन से जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और DG FIA थे, तो 1-2 केसेस की ब्रीफिंग के हवाले से जरूर मुलाकात हुई। बशीर मेमन जो भी कह रहे हैं वो झूठ पर मबनी है। साथ साथ ये भी कहा गया था कि तहकीकात करें कि कैसे हो सकता है कि वजीर खारजा और दिफा गैर मुल्की अकामा और तनख्वाह लेता हो। और आसिफ केस की तहकीकात का फैसला काबीना इजलास ऑलरेडी कर चुकी थी, इसलिए उसकी तहकीकात हुई। ये वजीर आज़म ने आज एंकर पर मुलाकात में इज़हार ख्याल। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर, आपने अपडेट किया। गवर्नर सिंध ने बताया वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन पर लगे इल्ज़ामात का दुख है, लेकिन वो एहतसाब की पॉलिसी को किसी के लिए तब्दील नहीं कर सकते। इमरान इस्माइल का कहना था पूरा यकीन है जहांगीर तरीन और उनके हामी अरकान पार्टी के लिए बुरा नहीं चाहते। वज़ीर आज़म ने मामले की छानबीन के लिए बैरिस्टर अली ज़फ़र को नामज़द किया है, जिन पर जहांगीर तरीन को एतमाद है। वज़ीर आज़म साहब को इंतहाई अफसोस और दुख इस बात का था जो इल्ज़ामात लगे हैं जहांगीर तरीन के ऊपर, लेकिन वो ये जानते हैं जहांगीर तरीन साहब उस इंक्वायरी का इल्ज़ामात का उसी तरह सामना करेंगे जैसे कि अपोजिशन का कोई शख्स सामना करता है। कि जो दोस्त रफ़का जो वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात के लिए आए थे, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल साफ उनको ये बात बता दी थी कि क्रॉस बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है इसका प्रोसेस किसी के लिए वज़ीर आज़म चेंज नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर खान साहब फ्लैक्सिबिलिटी नहीं दिखा सकते। अली ज़फ़र साहब को लगाया गया है जहांगीर तरीन साहब के जो शिकायत हैं, मामलात हैं, उन्हें देखने के लिए मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को सबमिट करेंगे। अली ज़फ़र साहब के ऊपर जहांगीर तरीन साहब ने भी एतमाद का इज़हार किया है। यकीन है जहांगीर तरीन साहब और उनके जो रफ़का वो पार्टी का बुरा नहीं चाहते। मेरी दुआ है हम गलत साबित हों। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी को 8 अरब से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 20 मई को तलब कर लिया। साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को भी समन जारी किया गया है। नायब रावलपिंडी का बड़े साहब के खिलाफ 5वां रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। आसिफ अली जरदारी हाजिर हों। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से जाले कायद को बुलावा आ गया। 8 अरब 30 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस में साबिक सदर को मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद समेत 20 मई को बुला लिया गया। नायब रावलपिंडी की जानिब से आसिफ जरदारी के खिलाफ दायर जाली अकाउंट्स के 5वें रेफरेंस को स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज असगर अली करेंगे। रेफरेंस के मुताबिक आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन अवान सदर के साबिक स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद का निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ मुश्तरका अकाउंट खोला गया। इसमें करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की 8 अरब रुपए से ज्यादा रकम जमा कराई गई। नैब के मुताबिक ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर भी इसी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की रकम से खरीदा। 15 करोड़ की अदायगी भी मुश्ताक अहमद के अकाउंट से हुई। आसिफ जरदारी खुद घर खरीदने का कोई सबूत भी न दे सके। नैब ने घर पहले ही जब्त कर रखा है, जिसके खिलाफ आसिफ जरदारी ने एतराजात दायर कर रखे हैं। इन एतराजात पर भी समाअत मरकजी रेफरेंस के साथ 20 मई को होगी। हुकूमत का काबीना बदल मिशन फिर ऑन। अब की बार MNA फ़ारूक हबीब की एंट्री हुई है। फवाद चौधरी का नायब बनाते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया।
उस्मान डार को पुराना ओहदा वापस मिला। मुआविन खुसूसी डॉक्टर वक़ार मसूद को रेवेन्यू के साथ साथ खजाने का चार्ज भी दे दिया गया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार की धुआंधार तब्दीली इनिंग्स। 4 हफ्ते के दौरान काबीना फील्डिंग में तीसरा बड़ा रद्दोबदल। रुकन कौमी असम्बली फरूख हबीब वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मुकर्रर हलफ भी उठा लिया। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। उस्मान डार को दोबारा वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बराए यूथ अफेयर्स बना दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद को मुआविन खुसूसी खजाना भी मुकर्रर कर दिया। काबीना डिवीजन ने तीनों नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मौजूदा हुकूमत अपने 3 साल में 4 वज़राए खजाना बदलने समेत बार बार कई तब्दीलियाँ कर चुकी। महीना भर पहले ही हफीज शेख को काबीना बदल करके पहले हमाद अजहर और फिर शौकत तरीन को वज़ीर खजाना बनाया गया। पेट्रोलियम बहरान के हवाले से मुआविन खुसूसी नदीम बाबर को भी काबीना से निकाल कर ताबिश गोहर को काबीना में शामिल किया गया। साबिक वज़ीर इत्तलात शिबली फराज को फवाद चौधरी की जगह वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी बनाया गया। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई को तब्दील करने का वज़ीर आज़म का फैसला। इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान से इस्तीफ़ा मांग लिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की जानिब से जो गवर्नर बलूचिस्तान है अमानुल्लाह यासीन जई, उनकी कारकर्दगी जो है उसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया गया है और गवर्नर बलूचिस्तान को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म चूँकि कल कोयटा में थे और ज़राए का कहना है कि जब वो वापस आ रहे थे तो एक ख़त जो है वो लेटर जो थमा के आए हैं और जब उसको खोला गया तो उसमें लिखा हुआ था कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं अपने ओहदे से। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर बलूचिस्तान गवर्नर को फैसले से आगाह कर दिया गया है और वज़ीर आज़म ने नए गवर्नर के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत जारी है। तहरीक इंसाफ के ज़हूर आगा हैं, डॉक्टर फैज़ काकड़ हैं, उनके नाम शामिल हैं और इस अहम ओहदे के लिए सईद मंदूखेल और नसीबुल्लाह बाज़ई जो है उनके नाम भी ज़ेर गौर हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म ने मुशावरत के बाद किसी एक नाम को हतमी शक्ल देंगे और उसको गवर्नर बलूचिस्तान तैनात किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं जुडिशल एक्टिविज्म हो या डिक्टेटरशिप, सबको अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। समा के रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। जिस तरह हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ विंडो शॉपिंग के लिए रोज़ा गुजारने इन बाज़ारों का रुख करती हैं, ये गैर जिम्मेदाराना जो रवैये हैं उनसे निपटना किसी हुकूमत के बस का रोग नहीं होता। जब तक अवाम के अंदर खुद एहसास ना हो और अवाम खुद जो है वो इस खुदकुशी से बाज ना आए तो हुकूमतें बार बार उनको उनका रोल याद दिलाती रहती हैं। हम नहीं चाहते कि अवाम को तकलीफ हो। जुडिशल एक्टिविज़म हो, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, पॉलिटिकल कोई एनक्रोचमेंट हो, किसी जगह भी किसी इदारे को भी अपनी हदूद से बाहर नहीं जाना चाहिए। और अब बात NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब की, जहां गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। 20 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 2648 वोट्स लेकर आगे, जबकि PSP के मुस्तफ़ा कमाल 2068 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इसी सब के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से। अली हफीज़, अब तक के नताइज जो सामने आए उसके मुताबिक क्या बता सकते हैं आप? कराची में बड़ा इंतखाबी मार्का जो है वो आज हो रहा है। दिन भर जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक पोलिंग हुई। तमाम जो है सियासी जमातें काफ़ी मुतारिक थी, इंतखाबी मुहिम चलाई गई। अब जो है इंतखाबी जो पोलिंग का अमल है वो मुकम्मल हो गया है, गिनती जो है वो जारी है। अगर हम बात करें तो कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल और पाक सदन पार्टी के सरबरा जो है उम्मीदवार हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उनके दरमियान। अगर बात की जाए अब तक 20 पोलिंग स्टेशन जो है उसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक जो है मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मिफ्ता इस्माइल, इनके वोट हैं 2648, जबकि PSP के जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उनके वोट हैं 2068। तो नंबर 1 और नंबर 2 पे जो है मिफ्ता इस्माइल नंबर 1 पे और नंबर 2 पे जो है मुस्तफ़ा कमाल जो है वो है मौजूद। अब देखना ये है कि अभी गिनती का अमल जारी है। अफ्तारी हुई थी थोड़ी देर पहले, जो पोलिंग अमला था उसने अफ्तार की है, नमाज अदा की गई है, गिनती का अमल जारी है। अभी सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन आए हैं, 276 पोलिंग स्टेशन है, 3 लाख जो है 39 वोटर्स से हल्के के अंदर। अगर हम बात करें दिन भर गर्मी थी, वोटर कम निकले, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी इत्तेहाद टाउन जो है, मियाँ वाली कॉलोनी है, नियाजी चौक है, पटनी महल्ला है, उन तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज जो है वो अभी आना बाकी हैं। यहाँ पर हर जमात जो है वो ये उम्मीद लगाई बैठी है कि वो कामयाबी हासिल करेगी। ख़ास तौर पर जब हमने यहाँ पर सर्वे भी किया था, जो इक़्तिदार वाली पार्टियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो वफाकी हुकूमत में हो या सिंध हुकूमत में, उनसे आवाम जो है काफ़ी नालत है। लेकिन अब देखना ये है क्या नताइज आ
आते हैं। जो मुकाबला देखने में आ रहा है वो मिफ्ता इस्माइल और सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान आ रहा है। कांटेदार मुकाबला है, 500 और 600 वोट का फ़र्क है। अब देखना ये है जब गिनती मुकम्मल होगी तो कौन जो है हल्का NA-249 से सुल्तान बनता है। तमाम इंतखाबी कैंपों पे जो है लीडरशिप मौजूद है और काफ़ी गहमा गहमी है। आवाम भी इंतजार कर रहे हैं कि मुकम्मल नताइज क्या आते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पाबंदी ख़त्म कराने के लिए वज़ारत दाखिला से रुजू कर लिया। नज़रसानी की दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को मिल गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस मामले पर कल आला सतह इजलास तलब कर लिया, जिसमें कलअदम TLP की दरख्वास्त पर जायज़ा लिया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर TLP को कलअदम करार दिया था। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियाँ खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। गंदम का सरकारी रेट सिंध में 2000 रुपये मन मुकर्रर किया गया है, लेकिन किसान को सिर्फ 1600 रुपये मिलते हैं। बड़े आड़ती या मिडलमैन ये गंदम हड़प कर लेते हैं। किसान को मुश्किल से इतनी बचत भी नहीं हो पाती कि वो महीनों तक इसी की इनकम पर गुजारा कर सके। साहिल जोगी की रिपोर्ट। नापतोल में कमी जानकर आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन कभी सोचा है उन किसानों का जिनसे 42 किलो गंदम ली जाए लेकिन अदायगी सिर्फ 40 किलो की हो, वो भी मन माने रेट पर। गंदम की इस कहानी में सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। गंदम तैयार होती है तो खुशी के शादियाने बजते हैं। किसानों का हाल मुस्तकबिल इसी फसल से जुड़ा होता है। फिर आता है अप्रैल, यानी कटाई का सीजन। फसल कटती है और साथ साथ किसानों की जेब भी। सरकार गंदम खरीदारी का रेट 2000 रुपए मुकर्रर करती है, लेकिन आड़ती 1600 रुपए से जायद गंदम खरीदने को तैयार नहीं। 42 किलो से जायद गंदम लेकर 40 किलो के रेट लगाए जाते हैं। बोरी का वजन हटा भी दें तो आड़ती 2 किलो गंदम बतौर कमीशन काट लेता है। फिर यही आड़ती किसान का रूप धार कर सरकारी गोदामों में गंदम बेचने पहुंच जाता है और हर बोरी पर 400 रुपए कमा लिए जाते हैं। हो इस तरह रहा है कि गोदाम इंचार्ज जितने भी हैं उनके अपने एजेंट हैं, उनके अपने जो हैं व्यापारी हैं, वो गंदम लेके आ रहे हैं। वो गंदम ला के गोदामों में डायरेक्ट दे रहे हैं फार्मर को। बारदाना तो ये बेच चुके हैं। 50 रुपये फ़ी बैग से 100 रुपये फ़ी बैग पे बारदाना इन्होंने व्यापारियों को सेल कर दिया है और उसी हवाले से बारदाना तो है ही नहीं। अब बारदाना सिर्फ व्यापारियों के पास है। वो गंदम औने पौने दाने फार्मर से ले रहे हैं और गवर्नमेंट के गोदामों में पहुंचा रहे हैं। गंदम करप्शन सिर्फ यही नहीं रुकती। बोरियों में हेर फेर पर मुअत्तल अफसरान दोबारा हुकूमती सेंटर्स में तैनात होकर किसानों को मजीद लूटते हैं। अभी इंक्वायरी है, अभी मेरे पास अभी वो उनका लेटर भी आया है नेब का, उससे पहले नहीं थी। ये बारदाने की इंक्वायरी है। बारदाने का इतना वो इशू नहीं होता, बारदाने की है। किसान को फी मन गंदम पर 300 रुपए से ज्यादा नफा नहीं मिलता। अगर दरमियाने दर्जे का किसान 100 मन गंदम बेचे तो भी उसका मुनाफा मुश्किल से 30,000 रुपए होगा, जो इसे 6 माह तक चलाने हैं। लेकिन एजेंट बगैर सरमाया लगाए लाखों रुपए बटोर लेता है। साहिल जोगी, समा, सखर। दूसरी जानिब पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ठिकानों पर छापे पड़ गए। गंदम की हज़ारों बोरियां बरामद कर ली गईं, मिल्स सील कर दी गईं। तफसील इकबाल सिद्दीक की रिपोर्ट में। बहुत हो चुकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अब छापे पड़ेंगे, गोदामों को ताले लगेंगे। पंजाब में इंतजामिया का सख्त एक्शन। कामों की मिल राइस मिल से गंदम की 3000 बोरियां बरामद कर ली, मिल सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने बोरियां महकमा खुराक के गोदामों में मुंतकिल कर दी। नौशहरा वर्का में गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। 10,000 बोरी गंदम पकड़ ली गई। बरामद शुदा गंदम सरकारी गोदामों में पहुंचा दी गई। और मंचनाबाद में टाइगर फोर्स ने निशानदेही पर गंदम की स्मगलिंग नाकाम बना दी। जाली परमिट पर गंदम दूसरे जिले मुंतकिल की जा रही थी। मेरे बाबा कम कमाते हैं लेकिन मिलावट नहीं करते। फिर तो तुम्हारे बाबा अल्लाह के दोस्त हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है।
कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस भी मैदान में आ गई। 152 एहलकारों पर मुश्तमिल दस्ता शहरियों को SOPs पर अमल दरामद का सबक कैसे दे रहा है। नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट कर रहे हैं। तमाम रोड यूजर से गुजारिश है कि घर से निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें। शहर इक़्तिदार पर कोरोना की यलगार, मुसीबत की घड़ी में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस भी पीछे न रही। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए 152 एहलकारों पर मुश्तमिल दस्ते ने मुहिम शुरू कर दी। SOPs हैं इस्लामाबाद में, उनको इन्फोर्स कर रहे हैं। पब्लिक व्हीकल्स के अंदर ITP इंश्योर करवा रही है। इस्लामाबाद में 152 पर्सनल जो हैं खसूसन डिप्लॉय किए हैं, जो कि सिर्फ कोरोना रिलेटेड जो है SOPs को इन्फोर्स कर रहे हैं। आपके बीवी बच्चे, आपकी फैमिली आपकी मुंतज़िर हैं और उनकी आंखों में हमेशा खुशियां रहनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को कोरोना के खिलाफ मुतहरिक देखकर शहरी भी वबा को संजीदा लेने पर तैयार हो गए। ट्रैफिक पुलिस के इक़दाम पर भी मुसरत का इजहार किया। बहुत अच्छा इक़दाम है और जिस तरह पूरी दुनिया के हालात है तो हमको भी चाहिए कि हम भी इनका साथ ताउन करें। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। कोरोना जैसी वबा से निपटने के लिए तमाम इदारों और पूरी कौम को अपने हिस्से का किरदार ऐसे ही अदा करना होगा। कैमरामैन अवैस काजी के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। कोरोना की तीसरी लहर की तबाहकारियां परेशानी का बायस हैं। कराची में ओल्ड होम बिन्ते फातिमा की ज़ईफ़ माएँ भी फिक्रमंद दिखाई देती हैं। हुकूमत से वैक्सीन लगाने का मुतालबा किया। नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। माँ तो आखिर माँ होती है, ख्वाह औलाद उसे ओल्ड होम ही क्यों ना छोड़ आए। ओल्ड होम बिन्ते फातिमा कराची की मकीन माओं का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। औलाद और हालात के हाथों हारी ये माएँ फिक्रमंद हैं कि कोरोना वायरस इनके इस घर की दहलीज पार करके अंदर दाखिल न हो जाए। ज़ईफ हैं हम सब की, हम जा नहीं सकते इदारे में बार बार जाएं और इसके दरख्वास्त दें वैक्सीनेशन के लिए। इसलिए उनसे दरख्वास्त है हमारी पूरी हुकूमत के अमले से कि हमारे लिए मददगार रहें। औलाद की अलग रहने की ख्वाहिश के एहतराम में अपनों से दूर 57 दीगर माओं के साथ जिंदगी के बाकी अय्याम गुजारने वाली सुरैया सुल्ताना के नज़दीक कोरोना वायरस अज़ाब इलाही के सिवा कुछ नहीं। कोरोना अल्लाह की तरफ से अज़ाब है हम लोगों के लिए कि हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। इस वजह से दुनिया में सब ज़्यादा पे, लेकिन हमारे मुल्क में फिर भी कम है ये वबा, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं इससे। ओल्ड होम बिन्ते फातिमा में गुज़िश्ता साल 10 माओं का इंतकाल हुआ, जबकि अपनों की बेहिसी का शिकार 15 नई माएँ यहाँ लाई गईं। बिन्ते फातिमा ओल्ड होम से ताल्लुक़ रखने वाली ये माएँ मुंतज़िर हैं कि कोरोना वबा के इस मुश्किल दौर में उनकी दुआएं कबूल हों और उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अकाउंट्स ऑफिस हैदराबाद में पेंशन और GP फंड्स में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के मामले पर एंटी करप्शन के बाद FIA ने भी तफ्तीश शुरू कर दी है। बात करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस हैदराबाद में कोई 2-2.5 अरब रुपए के घपले हुए थे, जिसके बाद अफसरान की गिरफ्तारियां हुई थी। वो जेलों में सिंध गवर्नमेंट पर जैसे प्रेशर डेवलप हुआ तो उन्होंने तबादले तैनातियां की। उसके बाद सिंध हुकूमत की जानब से ऑफिशियली एंटी करप्शन को लिखा गया। अब FIA की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स हैदराबाद में घपलों के मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी गई। उन्होंने हैदराबाद जिले अफसर से पूछा है कि जिस तरह से फरार किया गया है GP फंड और पेंशन में, उनके तमाम तफसीलात बताए जाएं। उन्होंने अफसरान को तलब कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।